Welcome and welcome to Zindagi 360. मैं हूँ आपकी होस्ट सारा जमान. हम सब किसी न किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसका अगर हाल पूछो तो वो बीमारियों की एक लंबी लिस्ट सुनाने लग जाता है. हम बोर तो हो रहे होते हैं लेकिन हमदर्दी में सर हिलाते रहते हैं क्योंकि जिस्मानी बीमारियों के मुतालिक मनफी रवैया ज़रा कम पाया जाता है. इसके बरक्स अगर हमें ये मालूम हो कि हमारे दोस्तों या रिश्तेदारों में कोई शख्स ऐसा है जो किसी जहनी मर्ज का शिकार है तो अक्सर हम उससे किनारा कशी को ही बेहतर समझते हैं. आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि ज़हनी अमराज की जानिब ऐसा मनफी रवैया सिर्फ पाकिस्तानी नहीं अमेरिका में भी पाया जाता है. आज के शो में हम आपको दिखाएंगे कि अमेरिका में ज़हनी अमराज के साथ जीना और उनके इलाज की सहूलतें हासिल करना कैसा है. यहाँ ज़हनी मरीज के ख़ानदान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और आम इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ डिप्रेशन इसके मरीज के लिए क्या मानी रखता है. अमेरिका के नेशनल अलायंस ऑन मेंटल हेल्थ के मुताबिक यहाँ हर साल 4 करोड़ से ज्यादा अफराद ज़हनी अमराज का शिकार होते हैं और उनमें से कई तो इतनी शदीद ज़हनी बीमारी से लड़ते हैं कि मामूल के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार पाते. तो अमेरिका में एक ज़हनी मरीज किन तजुर्बात से गुजरता है. इस मुल्क में दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में ज़हनी मरीजों के लिए किस किस्म की सहूलतें मौजूद हैं और यहाँ ज़हनी अमराज से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है, यही सब जानने की कोशिश की है दीपक डोभाल ने. Well, it's almost as if I've had 2 lives. ये तकरीबन ऐसा ही है जैसे मैं 2 जिंदगियां गुजार रही थी. I guess I have. मेरा ख्याल है कि मेरी 2 जिंदगियां हैं. शायद मेरी 2 से ज्यादा जिंदगियां थी. There are days when ऐसे भी दिन होते हैं कि जब मैं बैठकर सोचती हूँ या सोचती नहीं हूँ, बस मुझे याद आ जाते हैं. तो ऐसे भी लम्हे आते हैं जब वो शख्स, वो औरत, वो लड़की, वो बच्ची, that child may be present. हो सकता है कि वो हाल में मौजूद हो. And I have उसके लिए मेरे दिल में बहुत प्यार है. love for her. I hold her. मैं उसे सीने से लगा कर कहती हूँ कि सब ठीक है, अब तुम प्यार करने वाले, ख्याल रखने वाले बड़े लोगों की निगरानी You're में हो. under loving, caring adult supervision now. वो नन्ही परेशान लड़की जिसका जिक्र टेरेसा कर रही थी, जिसे वो आज भी समझाती हैं कि बुरा वक्त अब गुजर गया है, वो और कोई नहीं, खुद टेरेसा ही थी. ज़हनी बीमारी के साथ बचपन से जवानी की मंजिलें तय करती टेरेसा. Something traumatic happened to बहन भाइयों में से किसी के साथ हादसा पेश आया और मैंने उस पर अपनी तरह रद्द-ए-अमल जाहिर किया जैसा कि बच्चे करते हैं. और ये कि मैं नहीं जानती थी कि उन हालात से कैसे निपटा जाए. कोई भी नहीं था जिससे मैं बात करती और बताती कि मैं इस वक्त क्या महसूस कर रही थी. मैंने उसे अपनी ज़ात तक महदूद रखा. मेरा ख्याल है कि मैं तकरीबन 17 साल की थी जब मैंने मनशियात और अल्कोहल का इस्तेमाल शुरू किया. ये बहुत दुख की बात थी. It was very, very sad. ज़हनी बीमारियों के बारे में गलतफहमियां, मालूमात की कमी और बदनामी का डर, इन तमाम बातों ने टेरेसा को एक लंबे अरसे तक सही इलाज से दूर रखा. In the African American community and in the larger community. जिस दौर में मैं बड़ी हुई अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी में, बल्कि पूरे अमरीकी माशरे में, अगर किसी को ज़हनी बीमारी होती तो कहा जाता कि उसके साथ कुछ मसला है, ये पागल है. बहुत ज़्यादा मनफी रवैये ज़हनी अमराज से मुंसलिक थे. फिर मनशियात के इस्तेमाल ने मुझे अपने आप से और भी शर्मिंदा करके रख दिया. मुझे हर वक्त ये एहसास दिलाया जाता कि मैं ज़हनी तौर पर बीमार थी. मैं कहना चाहती थी कि मैं पागल नहीं. बहुत मुश्किल वक्त था. Stigma affected me. It's like I'm not crazy. I'm not crazy. It was very difficult. टेरेसा के बचपन से लेकर अब तक ज़हनी अमराज से जुड़ी सूरत हाल में कोई बड़ी तब्दीली नहीं हुई है. रोनाल्ड हॉर्नबर्ग एक लंबे अरसे से दिमागी मरीजों के हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं. इस मुल्क में ज़हनी बीमारी को मुआशरती तौर पर बायसे शर्म समझने के रवैये पर काबू पाने में हमें अभी भी बहुत अरसा लगेगा. दिल की बीमारी या कैंसर या ज़ियाबीतीस के बरअक्स, जिसके बारे में आगाही फैलाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, हम ज़हनी बीमारियों के बारे में लोगों को आगाह करने के लिए काफ़ी नहीं कर रहे हैं. मुआशरे में मौजूद ये मनफी रवैये ज़हनी मरीजों के लिए पहले से ही कम तिब्बी सहूलियात तक पहुंचने को और भी मुश्किल बना देते हैं.
اس حقیقت کے باوجود کہ ہیلتھ کیئر میں امریکہ بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے، جب ذہنی صحت کی دیکھ بھال کا معاملہ ہو تو ہم کوئی ترقی یافتہ ملک نہیں ہیں۔ دوسرے کئی ممالک اس شعبے میں ہم سے زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ذہنی صحت کی دیکھ بھال کے ماہرین کی بھی بہت زیادہ شدید قلت ہے۔ ہمارے پاس بہت زیادہ سائیکیاٹرسٹ نہیں ہیں، خاص طور پر دیہاتی علاقوں میں۔ جب کسی کو سینے میں درد ہوتا ہے تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم 911 کو کال کرتے ہیں، ایمبولینس آتی ہے، وہ اس شخص کو ہسپتال لے جاتے ہیں اور وہ فوری طور پر اس کی دیکھ بھال شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی ذہنی تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو اس قسم کی فوری طبی دیکھ بھال اکثر اوقات دستیاب نہیں ہوتی۔ اکثر 911 کو کی جانے والی ایسی کالز کے جواب میں پولیس کو ہی ابتدائی امداد دینی پڑتی ہے۔ اب پولیس مدد کرنے کی اکثر کوشش کرتی ہے، لیکن زیادہ تر ایمرجنسی رومز میں ذہنی مریضوں کے لیے بیڈ دستیاب نہیں ہوتے، اور یوں ایسے لوگوں کو ایمرجنسی رومز میں بعض اوقات 10 گھنٹے یا کئی دن گزارنے پڑتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک بار پھر گھروں یا سڑکوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن پچھلے کچھ سالوں میں اقدامات ہوئے ہیں جن سے حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ ذہنی صحت کی دیکھ بھال کے وسائل کو برسوں تک شدید ذہنی مریضوں کی دیکھ بھال پر صرف کرنے کے بعد اب ہم نے یہ محسوس کرنا شروع کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اس وقت کا انتظار کیا جائے جب ان کی ذہنی بیماری بڑھ جائے، ایسے مریضوں کو جتنی جلد مدد فراہم کی جا سکتی ہے کی جائے۔ علاج کا بہتر موقع وہی ہوتا ہے جب لوگوں میں ذہنی مرض کی تشخیص ہوتی ہے۔ اس لیے اب بہت سے فنڈز ان پروگراموں پر استعمال کیے جا رہے ہیں جنہیں ہم فرسٹ ایپیسوڈ سائیکوسس پروگرامز کہتے ہیں۔ ہم اس وقت مدد فراہم کرتے ہیں جب 17 یا 18 سال کا کوئی نوجوان ذہنی امراض کی علامتیں محسوس کرنا شروع کرتا ہے۔ ہم بھرپور طریقے سے اس کی دیکھ بھال شروع کرتے ہیں، اس کے گھرانے کو ساتھ شامل کرتے ہیں، انہیں نفسیاتی اور سماجی مدد فراہم کرتے ہیں، اور اس چیز کو یقینی بنانے کے لیے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ وہ کالج میں اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکیں یا اپنی ملازمتیں برقرار رکھ سکیں۔ ایک نئے قانون کے مطابق ذہنی امراض سے متاثر لوگوں کو علاج کے لیے امتیازی سلوک سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے کہ نہ بلائے جانے والے یادگار مواقع میں سے ایک وہ تھا جب اس ملک میں صحت کی دیکھ بھال کا بل منظور ہوا، اور وہ تھا اوباما کیئر، دی افورڈیبل کیئر ایکٹ۔ اس قانون میں یہ چیز بالکل واضح تھی کہ ذہنی صحت اور ادویات کے غلط استعمال کو اس علاج کا حصہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو ہیلتھ انشورنس کے اداروں کے ذریعے دستیاب ہوتا ہے، اور یہ وہ وقت تھا جب ہم نے یہ محسوس کیا کہ ذہنی صحت آخر کار مالی معاونت کے اس دائرے سے باہر نہیں رہی تھی، اور یہ کہ اس چیز کا اعتراف بڑھ رہا ہے کہ دماغ جسم کا حصہ ہے اور اسے امریکہ میں صحت کی دیکھ بھال کو بہتر بنانے کے کسی جامع حکمت عملی میں حصہ بنایا جانا چاہیے۔ اگر مدد ملے تو ذہنی بیماری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ Today I am alive, I am working, I am healthy, I'm a productive person, and I'm a living example that a life can change. آہستہ آہستہ ہی صحیح جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان سے امید بنتی ہے کہ ایک دن زیادہ تر مریض ٹیریسا کی طرح اپنے پیروں پر کھڑے ہو پائیں گے۔ امریکہ کی تو ہم نے بات کی، یہاں آپ کو پاکستان کا بھی بتا دوں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان میں ہر 5 لاکھ افراد کے لیے صرف ایک سائیکائٹرسٹ موجود ہے۔ آپ اس بارے میں مزید سوچئے، میں یہاں لینے لگی ہوں ایک چھوٹا سا بریک۔ ذہنی امراض کے شکار افراد کے گھر والے امریکہ میں کن مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اور ان کی مدد کون کرتا ہے، دیکھیے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ آج کے شو میں ہم بات کر رہے ہیں ذہنی امراض کے شکار افراد کی۔ ویسے تو کسی کو ذہنی مریض کہنا ہی بے عزتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر مریض علاج کے لیے مدد تلاش کرنے سے ہچکچانے لگتا ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ ذہنی امراض کے علاج میں سب سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ مریض کے ساتھ اس کے گھر والے کھڑے ہوں، لیکن امریکہ میں مریض کے گھر والوں کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے؟ یہی جاننے کے لیے تابندہ نعیم نے بات کی امریکہ کے ایک ایسے ادارے کی سربراہ سے جو ذہنی امراض کے شکار افراد کو مدد فراہم کرتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک ایسی خاتون سے جن کے 2 بچے ذہنی بیماری کا شکار ہیں۔ ان دونوں خواتین کا کیا کہنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔
बज़ाहिर सेहतमंद नजर आने वाले ये सब लोग यहाँ इलाज के लिए आए हैं। ये इदारा है कॉर्नरस्टोन मॉन्टगोमरी। कॉर्नरस्टोन मॉन्टगोमरी काउंटी में काम करने वाला इदारा है जो ऐसे बड़ों और बच्चों के साथ काम करता है जो किसी ज़हनी मरज़ का शिकार हों। लीजा ग्रॉफ के दिन का आगाज इसी इदारे से होता है। ये इस इदारे की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। And we provide a variety of services to help them improve their lives as they're going through their crisis or their struggles. हम इन्हें कई किस्म की खदमात मुहैया करते हैं कि वो अपनी जिंदगी के मसाइल से निकल आएं। हम इन्हें रिहाइश ढूंढने, मदद के इदारों से राब्ता करवाने, रोजमर्रा जिंदगी गुजारने के हुनर सिखाने में मदद करते हैं। What kind of support do you provide? आप किसी जहनी मसले का शिकार शख्स के खानदान को किस किस्म की मदद मुहैया करते हैं? You can't help a person without helping their family. आप किसी शख्स की मदद उसके खानदान की मदद के बगैर नहीं कर सकते। We have a program called Family Psychoeducation. हमारे एक प्रोग्राम का नाम फैमिली साइको एजुकेशन है, जहां क्लाइंट और उसका खानदान इकट्ठा होता है और दूसरे खानदानों से मिलकर अपनी मुश्किलात के बारे में और अपनी रोजमर्रा जिंदगी के मसलों के हल के बारे में बात करता है। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी फैमिली मेंबर्स शामिल होते हैं और हमारी पॉलिसियों और तरीक़ाकार पर असरअंदाज होते हैं। We have a relationship with NAMI, the national. हमारा नामी से भी ताल्लुक है, जो खानदानों के लिए फैमिली टू फैमिली नाम का एक प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें मरीज के अहले खाना अपने जैसे दूसरे खानदानों से मिलते हैं और अपनी मुश्किलात पर बात करते हैं। अगर मरीज एक बालिग बच्चा है तो उसके पास ये हक होता है कि वो अपने खानदान में किसी को अपने इलाज की तफसीलात से आगाह रखना चाहता है और उसके खानदान के अरकान को इन्हीं पहलुओं में शामिल होने की इजाजत होती है। जी हाँ, अमेरिका में 18 साल से ज़ायद उम्र के नौजवानों को कोई ज़हनी या जिस्मानी मसला हो तो डॉक्टर मरीज की रजामंदी के बगैर उसके तिब्बी मामलों में उसके वालिदैन को भी शामिल नहीं करते। ये कितना बड़ा मसला रहा होगा जूली के लिए, जिनकी 18 साल से ज़ायद उम्र की 2 बेटियां मुख्तलिफ औकात में डिप्रेशन और एंग्जाइटी से लेकर बाइपोलर डिसऑर्डर और कई दीगर ज़हनी अमराज का शिकार रह चुकी हैं। And once the child turns 18, the whole world changes. जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो दुनिया तब्दील हो जाती है। डॉक्टर्स आपसे बात नहीं करना चाहते। I started at some point, I'm not exactly sure where. मैंने एक मरहले पर अपने डॉक्टर के तमाम विजिट्स की टाइमलाइन बनाई थी कि मैं किस तारीख को किस डॉक्टर के पास गई, क्या हमने कोई नई दवा शुरू की। मैं इसका पूरा हिसाब रखती थी। When the adults... जब बड़ी बेटी अस्पताल में दाखिल हुई तो मैं अपने डॉक्टर्स विजिट्स की टाइमलाइन लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा कि ये आपके पास क्यों है, ये हमें किसी डॉक्टर के जरिए मिलना चाहिए। They said to me, well, why would you have that? मैंने कहा डॉक्टर तो हर 6 माह बाद तब्दील हो जाता है। मैं वो वाहिद हूँ जो इस पूरे सफर में इसके साथ रही हूँ और मैं ही रहूँगी। One who's been here through the whole journey, and I'm still going to be here. अस्पतालों के साइकाइट्री वार्ड, डॉक्टर, स्कूल काउंसलर, थेरेपिस्ट। Hey, how are you? Good. जूली की जिंदगी के पिछले 17 साल मैरीलैंड में बच्चों की ज़हनी सेहत के लिए कायम किए गए तमाम दस्तयाब मकामात पर How's it going? It's going pretty good. अपनी बेटियों की मदद के रास्ते तलाश करते गुजरे हैं। Hospitalization. Right. So we're still... इनको एक बार अस्पताल में अपनी खुदकुशी की कोशिश करने वाली बेटी के साथ 2 दिन ठहरना भी पड़ा था। It's a very scary... ये एक बहुत खौफनाक एहसास था। It's really important to have somebody in your family or your... उस वक्त ये बहुत अहम होता है कि कोई हो आपके खानदान या चर्च या दोस्तों में कि आप उसे फोन कर सकें। My mother, I can remember calling her and saying, they're taking my daughter to... मुझे याद है मैंने अपनी वालदा को फोन किया था कि वो मेरी बेटी को अस्पताल ले जा रहे हैं। मुझे रात को 2 बजे किसी अनजान जगह गाड़ी चलाकर जाने से डर लग रहा था। So she said, don't worry, I'll come over. And my family's been very supportive, even though they don't really... मेरी फैमिली बहुत मददगार रही है, अगरचे वो नहीं जानते कि क्या करना है। मैं उनसे कहती थी कि क्या आप बस मेरी बात सुन सकते हैं या मेरे साथ अस्पताल में आकर बैठ ही जाएं। When you end up in a hospital... क्योंकि अगर आपके बच्चे ने खुदकुशी की कोशिश की है और बच्चा 18 साल से कम उम्र है तो आपको इसके साथ अस्पताल में 2 दिन तक भी रुकना पड़ सकता है। जूली कहती हैं कि किसी ज़हनी मसले का शिकार बच्चे के माँ बाप ये नहीं सोच सकते कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। Is there an age group for that particular... जूली की बेटियां मैरीलैंड के एक स्पेशल स्कूल से, जहां ज़हनी मसाइल का शिकार नौजवानों को खुसूसी तवज्जो से पढ़ाया जाता है, 12वीं क्लास मुकम्मल कर चुकी हैं। मगर क्या ऐसे स्कूल अमेरिका में ज़हनी अमराज का शिकार हर बच्चे को मैसर है? बदकिस्मती से ऐसा नहीं है।
What is the major roadblock that सबसे बड़ी रुकावट कौन सी है जिसका सामना एक ज़हनी मसले का शिकार फर्द के घर वालों को करना पड़ता है? I think it's knowledge. मेरे ख्याल में मालूमात। प्रोग्राम तो कई मौजूद हैं, मगर ज़हनी अमराज को मायूब समझने की वजह से लोग इनसे आगाह नहीं। तो जब क्लाइंट्स कॉर्नर स्टोर मॉन्टगमरी आते हैं और हमारे निज़ाम के एक हिस्से से मुंसलिक होते हैं तो सारा निज़ाम उन पर खुल जाता है। जब वो ये सब मौके देखते हैं तो उन्हें तसल्ली हो जाती है। But I think it's getting to that front door. I have to say the most important thing along all of this इस सब में सबसे अहम होता है कि हर किसी का शुक्रिया अदा करें जिसने कभी भी आपके साथ कोई मेहरबानी की हो। इसी चीज ने हमें इस सब से निमटने के काबिल बनाया। I think sort of helped us get through. डिप्रेशन का मर्ज इंसान की जिंदगी किस तरह बदल देता है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जब कोई उदास होता है तो हम अक्सर ये कह देते हैं कि इसे डिप्रेशन हो गया है, लेकिन सच बात यह है कि डिप्रेशन कोई छोटी मोटी उदासी नहीं बल्कि एक बाकायदा ज़हनी मर्ज है। और तहकीक से ये पता चला है कि मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन में इसकी तशख़ीस का इम्कान 70% ज़्यादा होता है। अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ डिप्रेशन के मरीजों की तादाद हर साल बढ़ रही है, इस मर्ज को लेकर बहुत से मनफी रवैये भी पाए जाते हैं। मदिया अनवर इस वक्त हमारी मुलाकात करवा रही हैं एक ऐसी खातून से जिनकी जिंदगी डिप्रेशन ने यकसर बदल दी और अब वो इस मर्ज के बारे में लोगों की सोच बदलना चाहती हैं। मिलिए कोर्टनी ब्लेयर से, जिन्होंने इकोनॉमिक्स जैसे पेचीदा मजमून में अमेरिका और लंदन से डिग्री हासिल की, मगर आजकल कोर्टनी अपनी मुलाजमत और जिंदगी के मामूलात से वक्फा लेने पर मजबूर हैं और इस मजबूरी की वजह है डिप्रेशन। Well, Courtney came to me when she was severely depressed. कोर्टनी मेजर डिप्रेशन में मुब्तला थी। वो ज़हनी तौर पर इतनी मायूस हो चुकी थी कि कई मर्तबा उन्होंने खुदकुशी करने के बारे में भी सोचा। And she was suffering from major depression. She even had some thoughts of suicide. डॉक्टर गजाला अंसारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और गुज़िश्ता 9 बरसों से ज़हनी अमराज और पेचीदगियों का सामना करने वाले अफराद की मदद कर रही हैं। डॉक्टर गजाला कहती हैं कि डिप्रेशन और इंसान के हयातियाती और जीनियाती पस मंजर का आपस में गहरा ताल्लुक है, मगर बाज़ औक़ात जिंदगी में पेश आने वाले किसी सानहे या फिर तलाक, किसी प्यारे की मौत और बेरोजगारी जैसे गैर मामूली वाक़े की वजह से भी इंसान डिप्रेशन के गड्ढे में गिर सकता है। You know, with depression, you can have both physical effects and mental health effects. डिप्रेशन इंसान की ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों पर असरअंदाज होता है। कुछ लोग थकावट और जिस्म में दर्द की शिकायत करते हैं, जबकि कुछ लोगों को चीज़ों पर अपनी तवज्जो मरकूज करने में दिक्कत पेश आती है। डिप्रेशन के बायस इंसान के खाने पीने और सोने जागने के मामूलात भी बुरी तरह से मुतासिर हो सकते हैं। I talked about changes in eating and sleeping patterns. कुछ ऐसी ही अलामात का सामना कोर्टनी ब्लेयर को उस वक्त करना पड़ा जब वो बहुत मेहनत के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे मोतबर इदारे में दाखिला लेने में कामयाब हुई। You were doing a degree. आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थी जब आप में डिप्रेशन की तशखीस हुई। कितना मुश्किल था डिप्रेशन का सामना करना? It started my junior year of college at Harvard, which is a very high pressure environment. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मुकाबले की फिजा थी और पढ़ाई के लिए सख्त मेहनत दरकार थी, मगर डिप्रेशन की वजह से मैं अपनी पढ़ाई के सिलसिले में कोताही की मुर्तकिब होने लगी। Disciplined enough, I wasn't working hard enough. One of the biggest symptoms for me was all of the guilt and the shame that I felt. मेरे लिए डिप्रेशन की सबसे बड़ी अलामत शर्मिंदगी और ये एहसास जुर्म था कि मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रही हूँ। मैंने खुद को बिल्कुल तन्हा और सबसे दूर कर लिया था। मैं हर वक्त थकन का शिकार रहती, हर वक्त सोती रहती और चीजों पर तवज्जो मरकूज नहीं कर पाती थी। मुझे चीजें भूल जाती थी। मेरा वजन तेजी से बढ़ता चला गया। And I put on a lot of weight. डिप्रेशन ने कोर्टनी को इस बुरी तरह मुतासिर किया कि जिंदगी के मामूलात अदा करना उनके लिए एक चैलेंज बन गया। वो कहती हैं कि रोजाना सुबह उठना, उठकर तैयार होना, तैयार होकर घर से बाहर निकलना और बाजार जाने जैसे रोजमर्रा मामूलात की तरफ वापस लौटने में उन्हें बहुत मेहनत करना पड़ी और खासा वक्त लगा। There we go. Thank you. Part of me feels free. It's really exciting to be excited about my life again. अब मैं खुद को बहुत बेहतर महसूस करती हूँ और अपनी जिंदगी के बारे में पुरजोश हूँ। मैं नए प्लान्स बनाती हूँ और मुस्तकबिल के बारे में सोचती हूँ। डिप्रेशन के बायस जहाँ बहुत कुछ गलत हुआ, वहीं कुछ अच्छी चीजें भी सामने आईं। अब मैं लोगों के साथ ज्यादा हमदर्दी महसूस करती हूँ।
کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ جس شخص سے آپ مل رہے ہیں اسے زندگی میں کن مشکلات کا سامنا ہے. No idea what their life is like or what they're going through that you can't see, particularly with mental illness. ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ دواؤں کے ساتھ ساتھ سائیکو تھراپی سیشنز نہ صرف ڈپریشن کی جڑ پکڑنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں بلکہ ڈپریشن میں مبتلا فرد کی ذہنی گتھیاں بھی سلجھا سکتے ہیں. Once the diagnosis is ڈپریشن کی تشخیص کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے اور مریض کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ There are two primary ways that we treat depression. ڈپریشن کا علاج 2 طرح سے کیا جاتا ہے. ڈپریشن کے مریض کی علامات کے مطابق اسے دوا تجویز کی جاتی ہے. دوسری چیز سائیکو تھراپی ہے. That's where an individual goes to see someone like myself, who's a clinical psychologist. سائیکو تھراپی سائیکل چلانے جیسا عمل ہے جسے آپ ایک ہی بار میں نہیں سیکھ سکتے. اس کے لیے بار بار سائیکل پر چڑھنا اور پیڈل چلانا ضروری ہے. اسی طرح سائیکالوجسٹ کے پاس ہر ہفتے جانا اور اپنی ذہنی الجھنوں پر بات کرنے سے ڈپریشن سے نکلنا ممکن ہو سکتا ہے. You can't just do it where you just get on the bike and ride. You actually have to go to it regularly, get on the bike and start to pedal. مگر ایک ایسے معاشرے میں جہاں باقی دنیا کی طرح ڈپریشن اور ذہنی امراض کو آج بھی اسٹگما تصور کیا جاتا ہو، کورٹنی نے اس بارے میں آواز بلند کرنے اور اپنی کہانی دوسروں تک پہنچانے کی ہمت کیسے کی؟ I've tried to make an effort to speak to as many people as I can, to be as open about it as I can. میں نے شعوری کوشش کی کہ اپنی آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤں. زیادہ تر لوگ یہ نہیں ماننا چاہتے کہ وہ کسی ذہنی مرض میں مبتلا ہیں، کیونکہ امریکی معاشرے میں آج بھی اس حوالے سے فرسودہ سوچ پائی جاتی ہے. Somebody might be suffering from a mental illness and you might not be able to tell, and it doesn't mean that they're crazy in the traditional sense or a danger to others. It just means that they're suffering. کورٹنی سمجھتی ہیں کہ وہ 5 برس جو ڈپریشن کے مرض کی نظر ہو گئے ان کے خاندان اور والدین کی مدد کے بغیر بہت طویل بھی ہو سکتے تھے. کورٹنی اب ڈپریشن سے نکل کر بحالی کے سفر کی طرف گامزن ہیں اور مستقبل کے لیے منصوبہ سازی بھی کر رہی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ بطور انسان اپنی اہمیت اور ذات کا احساس ان کے لیے سب سے انمول ہے اور اپنی بقیہ زندگی وہ اسی احساس کے ساتھ گزارنا چاہتی ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا شو. آپ کو کیسا لگا ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پہ ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.